गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 3 व 4 के सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको संख्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में बताने जा रहे हैं भैया? संख्याओं के बारे में। जहाँ तक का है कि जहाँ से गणित शुरू होती है, हमारी गिनतियों से शुरू होती है, संख्याओं से शुरू होती है, तो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझिएगा। सभी का ध्यान वीडियो पर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संख्या क्या होती है, संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या किसे कहते हैं? वह अंक गणितीय मान जिसे हम शब्द, प्रतीक तथा आकृति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। शब्द, प्रतीक और आकृति यानी चित्र, चिन्ह और शब्द यानी लिखा हुआ, उसके रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। और इसका प्रयोग हम गणना, मापन जैसी क्रिया कर सकते हैं। गिनतियों का या संख्याओं का उपयोग हम किस में करते हैं? या तो गणना करते हैं तो काम आते हैं, कोई भी चीज़ की गिनती करते हैं, गणना का मतलब होता है मापन, तोलना किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर हमें संख्या ही काम आती हैं। जैसे उन्हीं को हम संख्या कहते हैं। संख्या के विभिन्न प्रकार की संख्या के प्रकार बहुत हैं। किस किस प्रकार की संख्याएं होती हैं? तो देखिए, पहला आपको दिया गया है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गणना करते समय प्रयोग में आने वाली 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। तो भैया दोबारा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। गणना करते समय यानी कि गिनते समय प्रयोग में आने वाली 1 से लेकर के अनंत तक की गिनतियाँ, अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 यानी 1 से लेकर अनंत तक। अनंत तक का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो, यानी कि अनंत, 1 से लेकर के अनंत तक, जिसका कोई अंत ही नहीं है। हम बढ़ें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। इसका कोई अंत नहीं है, यानी कि संख्याओं का कोई अंत नहीं है। नोट में दिया गया है यहाँ पर कि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल नहीं किया गया है। कोई इस चीज़ का आपको भैया विशेष ध्यान रखना है कि आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो आप बताएंगे कि 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। और यदि आप इस 0 को उसमें बोल दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि जो 0 है वो प्राकृत संख्या नहीं है। आगे देखिए। हाँ तो बच्चों देखिए, पूर्ण संख्याएं, अगली जो संख्या है हमारी वो है पूर्ण संख्याएं। तो अब हमें पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? देखिए, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर दें तो वह
संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि प्राकृतिक संख्याओं में, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दें, 0 यानी शून्य को शामिल कर दें, तो वो संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी और अनंत तक की कोई भी संख्या हो, लेकिन उनमें हमें क्या शामिल करना है? 0 शामिल करना होता है। इसमें आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है भैया? हो प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों प्रकार की संख्या शामिल हो जाएं तो इस प्रकार बने संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी ऋणात्मक का मतलब होता है यहाँ पर ऋणात्मक। क्या होता है भैया? ऋणात्मक। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्या भी और धनात्मक संख्या दोनों ही यदि शामिल हो जाएं तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, वो पूर्णांक कहलाते हैं। सॉरी, यदि प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हो जाएं तो वो इस प्रकार बनी जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हम संख्या रेखा के द्वारा समझते हैं। ये कोई संख्या रेखा है, इसका ये मध्य बिंदु है, यहाँ पर 0 है। इसमें हम यदि इधर चलते हैं दाईं ओर तो जो संख्याएं हैं वो प्लस में आती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। और इधर जो संख्याएं चलेंगी 0 के इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस प्रकार संख्याएं चलेंगी। नंबर 3 आता है कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। पूर्णतः का मतलब होता है पूरा पूरा भाग चला जाए। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे हम 2 है, 2 में 2 का भाग देते हैं तो 2 में 2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, पूरा पूरा जा रहा है। 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, पूरा पूरा जा रहा है। यानी कि पूरा पूरा जाने का मतलब होता है कि शेष फल नहीं बचना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिसमें हम 2 का भाग दें और शेष फल नहीं बचे तो वो और भाग पूरा पूरा चला जाए तो समझ लेना कि वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। आगे देखिए। हाँ तो बच्चों अगली संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः रूप से विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पर 3 दिया गया है, इसमें 2 का यानी ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 3 है जो 2 से पूर्णतः विभाजित क्यों नहीं है? क्योंकि 3 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो एक शेषफल अवस्था है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भैया पूर्णतः रूप से विभाजित नहीं होती है, यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। और जो सम संख्या होती है उसमें पूरा पूरा भाग जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि सम संख्या और विषम संख्या में अंतर क्या है। सम संख्या और विषम संख्या में अंतर है कि उसमें तो 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और विषम संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है।
तो यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 5 दिया गया है, 5 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 7 में भी 2 का नहीं जाता, यानी कि सब में शेषफल बचता है। और जिन जिन संख्याओं में शेषफल बच जाता है, पूरा भाग नहीं जाता है, वो विषम संख्या होती हैं। तो आगे देखिए, अगली है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा और भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक ऐसी संख्या जिसमें एक का, स्वयं का, इसके अलावा और भी कोई संख्या का भाग चला जाए, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, अब हमारे पास 4 है, इसमें हम 1 का भाग दें तो चला जाता है 4 बार पूरा पूरा। उसके बाद इसमें हम 2 का भाग दें तो 2 का भाग भी चला जाता है पूरा पूरा। इसके बाद हम इसमें 4 का भाग दें तो वो भी पूरा पूरा चला जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि ऐसी संख्या जिसमें एक का, स्वयं का, इसके अलावा और कोई संख्या का भाग चला जाए, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें 1 और 4 स्वयं के अलावा 2 का भाग जा रहा है, तो इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या होती है। 6 है, 6 में 1 का भाग जा सकता है, 2 का भाग जा सकता है, 3 का जा सकता है और 6 का जा सकता है, तो ये भाज्य संख्या होती है। 8 को देखें हम, 8 में 1 का भाग जा सकता है, 2 का जा सकता है, 4 का जा सकता है, 8 का जा सकता है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो भाज्य संख्या की जो परिभाषा है वो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही है कि एक ऐसी संख्या जिसमें एक का, स्वयं का और उसके अलावा कोई और संख्या का भाग चला जाए, तो वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। अगली संख्या है अभाज्य संख्या। यहाँ पर हमने भाज्य संख्या पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं हम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में ऐसी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। यानी कि इसका बिल्कुल विपरीत है। कैसे? एक का तो भाग जाता ही है सभी संख्याओं में और स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा और कोई संख्या का यदि भाग नहीं जा रहा है तो समझ लो कि वो संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास 2 दिया गया है, तो 2 में हम 1 का भाग दें, 1 का जा सकता है, 2 में 2 का भाग दें, 2 का भाग जा सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई संख्या का भाग नहीं जा सकता है। इसलिए जो 2 संख्या है वो अभाज्य संख्या होती है। 3 में हम यदि 1 का भाग दें तो जा सकता है, 2 का दें नहीं जाता है, 3 का दें चला जाता है, यानी 1 का और स्वयं का तो जाता है और कोई संख्या का भाग नहीं जाता, तो वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको आज संख्या के बारे में बताया, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, लिखना है, समझना है। अब हम आपको अगली वीडियो में और संख्याओं के बारे में भी जानकारी देंगे। थैंक यू।